हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी मेरे साथ जोरों शोरों में तैयारियों में लगे हुए हैं। फाइनल एग्जाम आ गया है, 4th सेम का एग्जाम आ गया है। बहुत से बच्चे परेशान चल रहे हैं, लेकिन परेशान मत हो, एफर्ट करो, क्योंकि ये समय थोड़ा परेशान होने का नहीं है, ये समय घबराने का नहीं है, ये समय संघर्ष का समय है। तो इस समय हम सबको पढ़ाई करनी है, हम सबको आगे बढ़ना है। बहुत से बच्चों के फ़ोन हैं, बहुत से बच्चों के मैसेजेस हैं, परेशान है सर, टेंस है सर, फाइनल सेम है सर, क्या होगा सर, 3rd सेम का रिजल्ट नहीं आया तो क्या अपडेट है सर। देखिए, अभी तक एकेटीयू ने 3rd सेम के रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि 4th सेम के ऑन गोइंग में आपका रिजल्ट आ सकता है। जितना हमें पता है कि 4th गोइंग के ऑन गोइंग में आपका रिजल्ट, 4th सेम के ऑन गोइंग में आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है, लेकिन उसके लिए घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, क्योंकि अभी अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो 4th सेम के एग्जाम में होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे पहले इसका एग्जाम भी है और अभी तक इसके डिटेल वीडियोज़ हमारी चैनल पर नहीं है। तो चलिए अपन शुरू कर देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के थोड़े से बेसिक अपन सीख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है याद रखना, जब भी हम किसी रॉ मटेरियल को कुछ प्रोसेस करके क्या करते हैं, प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो ये पूरी एक्टिविटी उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग कही जाती है। इंग्लिश में इसको मैन्युफैक्चरिंग कह लो, हिंदी में उत्पादन कह लो। यानी कि रॉ मटेरियल को अपन को किस में कन्वर्ट करना होता है, फिनिश गुड्स में, विद द डिफरेंट प्रोसेसेस। अब इसका मैनेजमेंट, यानी कि ये मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑपरेशन मैनेजर्स बनेंगे उनको पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट का लोकेशन क्या होगा, प्लांट का लेआउट क्या होगा, इसकी प्रोसेसेस क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसका डीप नॉलेज होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो सारे का सारा पूरा फोकस किस पे है, जो मैन्युफैक्चरिंग का मैनेजमेंट है, इसी के ऊपर सारी यूनिट्स अपनी टिकी हुई है। आइए आगे बढ़ देते हैं। अच्छा, अभी तक अगर किसी ने कोई कोर्स अभी भी प्रॉब्लम आ रही है ऑपरेशन मैनेजमेंट की बुक्स के अंदर, तो हमने 849 में पूरा कोर्स निकाल दिया है, 1699 में हार्ड कॉपीज भी है। लेकिन मेरा रिकमेंड है कि अभी यदि आपको अर्जेंट है तो आपको सॉफ्ट कॉपीज़ की ओर जाना चाहिए और प्रिंट आउट खुद करा लेने चाहिए, क्योंकि हमको हार्ड कॉपीज़ 4 to 5 वर्किंग डेज में हम आपके यहाँ पहुँचा सकते हैं। आप किसी भी जगह रहते हो, आप यूपी में कहीं भी रहते हो, आप एमपी में कहीं भी रहते हो, आप दिल्ली में कहीं पर भी रहते हो, 4 to 5 वर्किंग डेज में मैं आपके यहाँ पर आपका हार्ड कॉपीज का सेट पहुंचा देता हूं। लेकिन 4 to 5 वर्किंग डेज, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन इस क्वेश्चन के ऊपर। पहला टॉपिक क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक हार्ट होता है ऑपरेशन एक्टिविटी का, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस यही होता है जो हमारा बजट है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमने गोल सेट किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, डिजायरेबल फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करना, यही हमारा गोल होता है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस साइकिल जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग पे टिका हुआ होता है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स जैसे कि सबसे पहला कंपोनेंट्स होगा आपका इनपुट, यानी आप रॉ मटेरियल क्या प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। ये पीपीटी आपको जल्दी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, है ना। फर्स्ट क्या हो गया, इनपुट। इनपुट के अंदर रॉ मटेरियल हो गया, टाइम हो गया, है ना। इसके अलावा प्रोसेसेस, कौन कौन सी प्रोसेसेस, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट पे डिफरेंट प्रोसेसेस होती है। यदि शर्ट बनाऊंगा तो डिफरेंट प्रोसेस होगी, कार बनाऊंगा तो डिफरेंट प्रोसेस होगी। नेक्स्ट होता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब आपका फिनिश गुड्स, है ना। अब इसके अंदर पैकिंग हो रही है, नहीं हो रही है, डिफरेंट पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट होता है आपका पीपल, जो उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। ये आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कह सकते हैं एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स हैं, वो ये सारी चीजें। अब इसके अलावा इक्विपमेंट या मशीन्स आप कह सकते हो, जो उस प्रोसेस में यूज होती है। नेक्स्ट होता है आपका उन पीपल के ऊपर जो मैनेजमेंट होता है, नहीं आपका टॉप मैनेजमेंट और कंट्रोल सिस्टम। ये एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का पूरा के पूरे कंपोनेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, द मैन्युफैक्चरिंग रोल्स इन टेक्नोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग का ही पूरा रोल है। जब भी इस देश को या किसी भी देश को तरक्की करनी होती है, उसके मैन्युफैक्चरिंग हब को आगे बढ़ना होता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझता हूं, तब ये पूरी की पूरी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में भी रहा है ये फर्स्ट यूनिट से, कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या रोल है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी कौन सा त्यौहार आने वाला है, अभी आने वाला है राखी, है ना। अब राखी, अभी चुनाव का पर्व खत्म हुआ, अब राखी आने वाली है, इससे बाद
ठीक है, और भी फिर बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। तो आपने कभी ये सोचा होगा, चलिए दीपावली का बात लेते हैं, आपने कभी ये सोचा होगा दीपावली पे नए कपड़े ही क्यों पहनने हैं, दीपावली पे हमेशा गणेश जी को नई चीज़ें ही क्यों अर्पण करनी है। तो इससे क्या होगा, दीपावली पे नए दिए ही क्यों लाने हैं, कोरे कपड़े ही क्यों पहनने हैं, या हम ईद पे जाते हैं तो ईद पे भी नए कपड़े पहनने का ही क्यों चलन है, क्यों? क्योंकि जब भी हम नया कुछ चीज़ बाय करते हैं, न्यू थिंग्स बाय करते हैं, तो इससे क्या होती है, मार्केट में एक डिमांड क्रिएट होगी, और इस डिमांड के क्रिएशन के कारण हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो उसको प्रोड्यूस करेगा। जब ये यहाँ पर प्रोडक्शन उसका हाई जाएगा, तो प्रोडक्शन हाई जाने के कारण क्या बढ़ेगी, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, इसमें ग्रोथ आएगी, क्योंकि अब एम्प्लॉयमेंट आएगा तो बंदे के पास सैलरी आएगी, सैलरी आएगी तो फिर वो मार्केट में जाएगा और ये डिमांड करेगी। यानी मार्केट हमेशा कैसे चलता है, साइकिल वे से चलता है। मार्केट हमेशा कैसे चलेगा, डिमांड आएगी, डिमांड वापस मैन्युफैक्चरर के पास जाएगी, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा और मार्केट में फिर से वही डिमांड अराइज होगी। यानी कि जब प्रोडक्ट में अगर मान लेते हैं कि डिमांड नहीं हुई, अगर दीपावली पे हमने सबने पुराने कपड़ों से बनाने का सोच लिया, ईद पुराने कपड़ों से बनाने के सोच ली, मिठाई खरीदने की किसी ने बारी ना सोची, तो क्या होगा, तो ये होगा कि मार्केट में डिमांड नहीं आएगी। जब डिमांड का पुल नहीं आएगा, जब डिमांड पुश नहीं करेगी मार्केट को, पुल या पुश कह दो, अभी तो दोनों एक ही बात है, इकोनॉमिक्स में अलग अलग पढ़ते हैं। डिमांड जब पुश नहीं करेगी इकोनॉमी को, तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी नहीं। जब इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा और मार्केट में हमेशा मंदी बनी रहेगी। तो मार्केट में ग्रोथ करने के लिए हमेशा डिमांड जरूरी है। इंडिया ग्रोथ कब कर रहा है, जब इंडिया में डिमांड जरूरी है। और डिमांड कब आएगी, जब लोगों की जेब में पैसा होगा, है ना, तभी तो हम चीज़ खरीद सकते हैं। यदि हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए तो क्रेडिट कार्ड से लोग खरीद रहे हैं। आजकल तो क्रेडिट कार्ड पे ही लोगों की ज़िंदगी चल रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम न केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी, बल्कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। आज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्यों बढ़ता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। अमेरिका इतना फास्ट ग्रोथ क्यों करा, और आज चाइना 9% तक की जीडीपी 30 ईयर्स तक कंटिन्यूसली क्यों बना पाया, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपने ग्रोथ करा। तो जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ करेगा उतना देश आगे बढ़ेगा। अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात और यहाँ पर समझनी चाहिए कि इस देश की इकोनॉमी बिजनेसमैन ही रन करते हैं, मैन्युफैक्चरर ही रन करते हैं, नौकरी पेशा वाले रन नहीं करते। एक नौकरी पेशा वाला कितना कमाएगा, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख। एक छोटा व्यापारी की बात करते हैं, एक छोटा जॉबमैन की बात करते हैं, 20-30 हज़ार रुपये महीना अच्छी नौकरी। आजकल तो 30 हज़ार रुपये महीने को अच्छी नौकरी बोल देता है, ठीक है। अगर आप नोएडा ऐसी सिटी में नहीं रहते हो तो 30 हज़ार एक वेल इनफ बोल दिया जाता है। अगर रूरल बैकग्राउंड में 30 हज़ार से वो महीने का कमा रहा है 3,60,000 रुपीज़। 3,60,000 में वो इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा, उसको पर्सनल एक्सपेंसेस कितने कंट्रीब्यूट हो पाएंगे। वो टैक्स तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि टैक्स लिमिट में ही नहीं है। लेकिन वहीं मैन्युफैक्चरर, वहीं पे एक बिजनेसमैन, आपके पास के दुकानदार, जो कोई साड़ी का विक्रेता हो सकता है, जो किराने का विक्रेता हो सकता है, उसका जो दिन का या महीने का गल्ला है वो 3 लाख क्रॉस कर सकता है। दिन का तो थोड़ा मैन्युफैक्चरर में आ गया, पर महीने का गल्ला 3 लाख क्रॉस कर सकता है और वो इकोनॉमी में एक बूम ला सकता है। इसीलिए इकोनॉमी जो होती है वो मैन्युफैक्चरर सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। यदि किसी भी देश का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डाउन हो जाएगा तो उसकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस, श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में मेन रीज़न ही उनका इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का डिफ़ॉल्ट होना था, यानी डाउन होना था। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या क्या होता है, इनोवेशंस होंगे, टेस्टिंग ग्राउंड्स होंगे, कोलैबोरेशन एंड नॉलेज डेवलप होता है। सोशियो इकोनॉमिक में क्या हो रहा होता है, मेन क्वेश्चन ये बनता है, जब भी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ करता है तो जॉब क्रिएट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। क्योंकि जॉब क्रिएट होगी, लोगों के सैलरीड होगी तो लोगों के पास पैसा आएगा और फिर वो मार्केट में डिमांड बनाएंगे, डिमांड से फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिमांड जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा। जब भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, याद देखिएगा, जब भी एक कंपनी आती है तो वो अपने साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है, उसके आसपास में छोटे छोटे दुकानें अवेलेबल हो जाती है, जो अलग ही उनका इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो जाता है, स्किल का डेवलपमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आने से। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का सोशियो इकोनॉमिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन वर्सेस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन
वर्सेस प्रोडक्टिविटी, इसका डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में। अब देख लेते हैं, देखिए यहां पर अपने चित परिचित कौन है, मिस्टर पिंटू जी। कौन है, मिस्टर पिंटू जी। मिस्टर पिंटू जी जो हैं वो 8 आवर्स वर्किंग करते हैं और 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं। कितने यूनिट्स का, 200। वहीं मिस्टर चिंटू जी वो भी 8 आवर्स वर्किंग करते हैं और वो 600 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। यानी पिंटू और चिंटू को कंपेयर किया जाए तो पिंटू का कंपैरिजन में चिंटू जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो 3 टाइम्स परफॉर्म कर रहा है वो कहलाती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मीन्स के एक तरीके की एफिशिएंसी से होता है जो हमेशा कंपैरेटिवली में आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्रोडक्शन 200 यूनिट, 600 यूनिट, द नंबर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, द नंबर ऑफ द फिनिश गुड्स प्रोडक्ट और नंबर ऑफ द सेमी फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश ही लेते हैं क्योंकि अभी ये सब्जेक्ट भी कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं चल रहा है। तो नंबर ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन, है ना। जितना भी फिनिश गुड्स का नंबर्स होगा वो प्रोडक्शन कहलाएगा। लेकिन प्रोडक्टिविटी एक एम्प्लॉय की होती है, एक मशीन की भी हो सकती है कि वो इतना प्रोड्यूस करती है स्पेसिफिक पीरियड। तो प्रोडक्शन रेफर्स टू द टोटल आउटपुट जनरेटेड बाय कंपनी, फैसिलिटी और इंडिविजुअल वर्क ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। अच्छा, प्रोडक्शन भी एक स्पेसिफिक पीरियड में, जबकि प्रोडक्टिविटी मेजर्स द एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, एफिशिएंसी। मिस्टर पिंटू जो है वो एफिशिएंट नहीं है ज़्यादा, मिस्टर चिंटू जो है वो एफिशिएंट है। और प्रोडक्टिविटी का फोकस किस पे होता है, बियॉन्ड द जस्ट क्वांटिटी, क्वालिटी, दोनों चीज़ों के ऊपर करा जाता है। अब प्रोडक्टिविटी दोनों की हो सकती है, मशीन की भी हो सकती है, लेबर की भी हो सकती है। यूजुअली ये लेबर के कैटेगराइज किया जाता है ना। फोकस क्वांटिटी, प्रोडक्शन हमेशा किसके ऊपर फोकस होगा, केवल क्वांटिटी पे, और प्रोडक्टिविटी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर फोकस होती है ना। प्रोडक्शन को मेजर किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी को भी मेजर किया जा सकता है, दोनों नंबर्स में होती हैं, लेकिन क्वालिटी एस्पेक्ट से इसको मेजर करना थोड़ा टफ होता है। दोनों इंपॉर्टेंस है, प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंस है और प्रोडक्टिविटी भी इंपॉर्टेंस है। कंपनी को दोनों चीजें इंप्रूव करनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी और प्रोडक्शन भी, है ना। दोनों ही चीजों का ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। तो ये सिंपल सा एक डिफरेंस है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट होता है प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन का मतलब कि जहाँ पर प्लांट हमने इस्टेब्लिश किया, हमने बॉम्बे पुणे हाईवे पे प्लांट इस्टेब्लिश किया, ग्रेटर नोएडा के उधर यमुना एक्सप्रेसवे के उधर प्लांट इस्टेब्लिश किया है, या हमने मेन दिल्ली के नियर बाय हरियाणा के गुड़गांव सेक्टर में प्लांट इस्टेब्लिश किया है, या हम कहाँ पर प्लांट इस्टेब्लिश करने का सोच रहे हैं। उसको कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं अपनी प्लांट लोकेशन का। सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी ऑफ द मार्केट, यानी कि जहां पर हमको माल बेचना है उससे हमारी दूरी कितनी है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जहां से हमको माल मंगवाना है वहां से हमारी दूरी कितनी है। लेबर मार्केट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर मैंने कहीं पे ऐसा रिमोट एरिया में प्लांट लगवा दिया जहां पर लेबर मार्केट नहीं है तो वहां डेवलप किया जाता है, ठीक है। याद रखना, जब भी कंपनी आती है तो वो अपने साथ लेबर मार्केट यानी कि एक क्वार्टर्स बना के देगी, वहाँ पर एक रेसिडेंशियल हाउस बना के देगी, लेबर कॉलोनीज डेवलप करी जाएगी ताकि लेबर्स वहीं पर रहे। ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक किया जाता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जब हमको प्लांट इस्टेब्लिश करना होता है उससे पहले हम चेक करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है, टैक्सेस क्या है, रेगुलेशन क्या है और सप्लायर्स की अवेलेबिलिटी क्या है। अब प्लांट लोकेशन को एनालिसिस करना कि दिस इज़ द बेस्ट और दिस इज़ नॉट। आपने देखा होगा कोई भी आपकी सिटी के अंदर नया कंपनी का आउटलेट आता है, सपोज मैं मान लेता हूँ रिलायंस का आया, है ना, क्योंकि रिलायंस का आया, जियो टेलीकॉम लाया रिलायंस, या रिलायंस फ्रेश लाया, या रिलायंस के ट्रेंड लाया, तो हमेशा प्राइम लोकेशन पे होता है ना। ये चेक किया होगा, भले उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो लेकिन वो प्राइम लोकेशन पे होता है। तो वहाँ पर वो चेक करते हैं इन्हीं मेथड्स के थ्रू कि कौन सा प्लांट लोकेशन स्ट्रेटेजी वाइज बढ़िया है। पहला तो वो फैक्टर रेटिंग मेथड है कि चेक कर लेते हैं आप वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। यही जो सारे फैक्टर्स थे कि उसकी सप्लायर की अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, मार्केट से रीच,
है ना, कॉस्ट हमारी क्या रहने वाली है, ये फैक्टर्स। देन द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी मेथड, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी मेथड की ये सारी चीजें होनी चाहिए हमको, तो सेंट्रल लोकेशन चाहिए, पूरा मार्केट एनालिसिस करो और उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वहां पर अपना मार्केट होना चाहिए और उससे डिस्टेंस तय करी जाती है। ब्रेक इवन एनालिसिस, जहां पर फास्ट प्रॉफिट एनालिसिस करा जा सके वो ब्रेक इवन एनालिसिस है ना, मतलब कि वहां पर लॉस नहीं हो, ठीक है। यही तीन ही याद रखना, इसमें ज़्यादा इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। प्लांट लेआउट, अब प्लांट लेआउट एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक बेसिकली एक तो प्लांट लोकेशन अलग है और प्लांट लेआउट अलग है। प्लांट लेआउट का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर है बेसिकली कि हमारी ए मशीन यहाँ इस्टेब्लिश रहेगी, बी मशीन यहाँ इस्टेब्लिश रहेगी, सी यहाँ रहेगी, ई यहाँ रहेगी, डी कहाँ गया सर, डी ये रहा आपका, ठीक है। तो ए बी सी डी और ई, ये एक लोकेशन आपने आउटपुट दिया कि फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे या सेम ग्राउंड पे। तो प्लांट लेआउट एक अरेंजमेंट ऑफ द मशीन्स होता है, अरेंजमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट होता है जिनके अंदर पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम रन होता है। ये किनके ऊपर डिपेंड करता है, अब ये टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है, एक तो होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल, है ना, मूवेबल इसको कह सकते हो। अब फिक्स्ड में अंदर क्या है, मशीन एक जगह स्टैब्लिश है, और मूवेबल के अंदर मशीन बार बार जगह मूव चेंज करती है। एक प्रोडक्ट लेआउट होता है हाई वॉल्यूम का, जब मेरे को प्रोडक्शन करना होता है तो प्रोडक्ट लेआउट होता है। ये बेसिकली असेंबली लाइन के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे जो रहता है मशीन फिक्स रहती है, लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, अपने बिस्लेरी के प्लांट्स हो गए, है ना, जहाँ पर हाई वॉल्यूम के अंदर प्रोडक्ट बनाया जाता है, जहाँ पर एक ही मशीन एक ही प्रोसेस करती है और प्रोडक्ट को आगे भिजवाती रहती है। नेक्स्ट होता है प्रोसेस लेआउट। अब प्रोसेस लेआउट के अंदर क्या होता है, जहाँ लो वॉल्यूम के अंदर होता है, यहाँ पर मशीन वहीं रहती है और बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर वर्क कर रही होती हैं। लाइक के अपन मान सकते हैं कि कोई पेंटिंग है, अब वो पेंटिंग तो खैर वहीं पे एस्टेब्लिश हैं और बहुत से जने आ रहे हैं और उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। कोई स्ट्रक्चर कह सकते हो जहाँ पर बहुत से जने आए और उसके ऊपर वर्क कर रहा है, यानी कि प्रोसेस लेआउट के अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो वहाँ पर हो रही है, प्रोडक्ट मूव नहीं कर रहा। प्रोडक्ट लेआउट के अंदर प्रोडक्ट मूव कर रहा होता है, प्रोसेस लेआउट में प्रोडक्ट मूव नहीं कर रहा होता, लो की जगह बढ़िया रहता है। जैसे कि प्रोसेस लेआउट में मैं आपको एक शॉप का एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैकडी का बर्गर खाया ही होगा, मैं बार बार एग्जांपल भी लेता हूँ। वो प्रोसेस लेआउट फॉलो करते हैं ना, प्रोसेसेस जो हो रही होती है, वो प्रोडक्ट ला रहे होते हैं, इधर से वो लाए, इधर से ये लाए, सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं और उसको एक जगह कराया जाता है। जैसे हमारे घर में किचन होता है ना, खाना वहीं बन रहा होता है और सारे इंग्रेडिएंट वहाँ पर ला के उस प्रोसेस को फुलफिलमेंट किया जाता है, तो वो प्रोसेस लेआउट के काइंड में आ जाता है। नेक्स्ट आ गया, अब प्रोडक्ट लेआउट और फिक्स पोजीशन लेआउट दोनों सिमिलर ही होते हैं, है ना, केवल ओवरलैप किए गए, पॉइंट बढ़ाए गए। यहाँ पर अब फिक्स पोजीशन लेआउट के अंदर प्रोडक्ट बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है और मशीन्स बिल्कुल मूव नहीं कर रही है और वो एक ही जगह वर्क कर रही है। अब फिक्स पोजीशन लेआउट में एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि फिक्स पोजीशन लेआउट बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए भी यूज़ होता है। लाइक कि एक बिल्डिंग बिल्ड हो रही है ना, तो बिल्डिंग तो कहीं जाएगी नहीं, बिल्डिंग तो उसी जगह बिल्ड होगी, लेकिन वहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है तो फिक्स पोजीशन लेआउट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, इस जगह जब भी कोई बिल्ड करना होता है तो फिक्स पोजीशन में आ जाता है। सर्कुलर लेआउट, एक प्रोडक्ट गया, अब क्या होता है कि कभी कभी प्रोडक्ट को मल्टीपल सेम प्रोसेस से गुजरना होता है ना, सेम मशीन पे आना होता है, यानी कि एक बार वो प्रोडक्ट वहाँ से चला गया तो दोबारा उसको घूम के फिर वापस वहाँ पे आना होता है, तो उस समय सर्कुलर लेआउट चल जाता है। अब हाइब्रिड लेआउट किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्रोसेस और प्रोडक्ट लेआउट का कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब मैं इसको याद करवा देता हूँ। देखो, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, जहां पर प्रोडक्ट मूव नहीं होता, प्रोडक्ट मूव होता है और असेंबली लाइन बनी हुई होती है, प्रोडक्ट लेआउट। प्रोसेस लेआउट के अंदर प्रोडक्ट मूव नहीं हो रहा है, सारी प्रोसेसेस वहीं पे हो रही है। एक फिक्स पोजीशन के अंदर जब एयरक्राफ्ट, शिप हम बनाते हैं तो फिक्स पोजीशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट हो गया हाइब्रिड लेआउट, जहां पर इनमें से किसी का कॉम्बिनेशन फॉलो किया जाता है। क्लियर हो गया ना, बहुत ही सिंपल है, 4 ही थे और बहुत ईजी है, और फिर भी मूवेबल और इमूवेबल याद रख लो, प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट याद रख लो तो भी काम हो जाता है। आगे आ जाते हैं अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लेआउट। अब प्लांट लेआउट कैसा होना चाहिए, क्या फिक्स बनाना है, क्या प्रोसेस का बनाना है, क्या प्रोडक्ट का बनाना है, या हाइब्रिड बनाना है, किन के ऊपर डिपेंड करेगा भैया? प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे बजट के ऊपर डिपेंड करेगा, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, स्पेस अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी, सेफ्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। यही सारी चीज़ें हैं ना कि प्लांट की लेआउट कैसा होना चाहिए। क्लियर हो गया।
प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल वही प्रोडक्ट मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, बजट के ऊपर डिपेंड करेगा, अवेलेबिलिटी स्पेस अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, सेफ्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, और क्या कह सकते हो इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और प्रोडक्शन की प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में 3 तरीके के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अपने कोर्स के अंदर हैं। वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बहुत सारी वैरायटी है मार्केट में, लेकिन कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए इसके अंदर है ए ब्रेकडाउन जॉब शॉप, मास बैच और प्रोजेक्ट शॉप। तीन चीजें बताई गई है, ब्रेकडाउन जॉब शॉप, मास बैच और प्रोजेक्ट शॉप। A world of manufacturing, diverse array production approaches, choosing the right system depend one factor like product complexity। अब कैसे मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, क्या मुझे बैच में बनाना है, क्या मुझे सिंगल बनाना है, क्या मुझे प्रोजेक्ट वाइज बनाना है। अब डिपेंड तो करता है वैसे प्रोडक्ट के ऊपर, और डिपेंड करता है हमारे बायर के ऊपर कि हमको किसके लिए प्रोडक्ट बेचना है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइक कि जैसे कि अब हमारा प्रोडक्ट है, अब हमारा प्रोडक्ट बेसिकली एमबीए के लिए है ना, हम बुक्स भी अवेलेबल करा रहे हैं, हार्ड कॉपीज भी अवेलेबल करा रहे हैं, वीडियोस भी अवेलेबल करा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है, ऑनलाइन कुछ क्लासेस भी उसके अंदर रन हो रही है, और पर्सनल काउंसलिंग सेशन भी चल रहा है। तो अब ये क्या है, ये तो इंडिविजुअली हो सकता है, तो ये कैसा होगा, प्रोजेक्ट शॉप्स में अंदर आएगा, क्योंकि इंडिविजुअली अपन डील कर रहे हैं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आनंद के लिए फाइनेंस और एचआर अच्छा ऑप्शन हो, लेकिन मिस्टर चिंटू के लिए अच्छा ऑप्शन हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसीलिए प्रोजेक्ट शॉप्स के अंदर आते हैं हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है या जो सर्विस सिस्टम है। अब क्या है ये तीनों अपन एक एक करके समझ लेते हैं, और तीनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एक तो जॉब शॉप है, जब हमारे को हाई वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट बनाने होते हैं और हमारा वॉल्यूम लो होता है ना। जब हाई वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि ये भी बनाना है वो भी बनाना है, ये जैसे गिफ्ट आइटम्स के आप शॉप पे जाओगे तो बहुत सारी वेराइटी देखने को मिलेगी। यूजुअली एक ही प्रोडक्ट के 1 या 2 पीस उसके पास मिलते हैं, 2-3 मैक्सिमम वो रखता है, बाकी तो बात डिफरेंट प्रोडक्ट्स रखता है ना। तो जब हाई वेराइटी के उसके पास प्रोडक्ट होते हैं और लो वॉल्यूम में रहता है और कस्टमर मेड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कस्टमर जैसी डिमांड कर रहा होता है वैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग होती है। यानी जैसी जॉब का मतलब यहाँ पर कस्टमर डिमांड्स है। अब इसका एक और एग्जांपल देता था, बैनर देखा है, शादी का कार्ड देखा है, तो शादी का कार्ड सबका एक जैसा तो होता नहीं है, खैर पति पत्नी का नाम तो अलग अलग होते हैं, उसके बाद उसकी वैरायटी भी। तो ये क्या है, जॉब का मतलब वो टास्क से है ना, शॉप का मतलब कि जहाँ पर वो कार्य किया जा रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग उसके अकॉर्डिंग, यानी कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग जब कोई जॉब क्रिएट करी जाती है तो जॉब शॉप है, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत होती है। अब आप तो कहोगे सर कार्ड तो कार्ड होता है, अरे 8 रुपये का भी आता है और 800 का भी आता है, भैया बहुत खर्चा होता है शादी में, हमारी हो चुकी है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाते हैं जब हम पढ़ते हैं कि ये जॉब शॉप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ते हैं और मूव ऑन करेंगे अगले बैच पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो फ्लेक्सिबल होता है, कस्टमर फोकस होता है, स्किल्ड चाहिए, वेरिएबिलिटी रहती है इसके अंदर, और क्वालिटी कंट्रोल इसमें किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बनती है, तो क्वालिटी कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इसके एडवांटेज क्या है, ऐसा प्रोडक्शन मुझे तब हाउस तब खोलना चाहिए जब मेरे को कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग वर्क होगा, मार्केट में गुडविल अच्छी होगी, लो वॉल्यूम में मेरा प्रोडक्ट होगा, और कंपनी डिज़ाइनिंग का कुछ काम कर रही हो। और डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स, कभी भी मैं लार्ज वॉल्यूम पे इसको क्रिएट नहीं कर सकता, है ना, और लॉन्गर टाइम के लिए कस्टमर की नीड हमेशा बदलती रहती है, कार्डों की डिज़ाइन हमेशा बदलती रहती है, तो ये चीज़ें बदलती रहेंगी। हायर प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट इसमें बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई कहेगा कि 50,000 कार्ड छाप दो, मेरे को तो गाँव को झुमाना है मेरे ब्याह में, तो वो संभव नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि उतनी वेराइटी के कार्ड ही अवेलेबल नहीं हो पाते, तो ये डिसएडवांटेज आ जाता है बेसिकली। हाँ, अब नेक्स्ट आ जाता है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब है जब हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेट में एक सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं, तो हाई वैल्यू और सेम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड में प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं। इसके सिंपल क्या है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट होता है, हाईली ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, स्टैंडर्डाइज वर्क होता है, और हाई प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए हमको करना होता है। जब भी हमको हाई प्रोडक्शन करना है, लाइक मुझे वाटर बोतल बनवानी है मार्केट के अंदर, अब पानी तो पानी है ना, तू भी बता तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसके जैसा, ठीक है। कौन से पिक्चर का गाना था, चलिए। तो अब वाटर बोतल प्रोड्यूस करनी है, वाटर बोतल में तो हाई वॉल्यूम में मेरे को प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि अब वो तो हाई वॉल्यूम यानी 500 ml की या 1 लीटर की,
है ना, लेकिन हाई वॉल्यूम के अंदर चाहिए तो, और उसके अंदर यूनिक तो कुछ भी नहीं होगा, हर जने के लिए सेम बॉटल जा रही होगी, है ना। तो यहाँ पर मेरे को मास प्रोडक्शन यूज़ करना चाहिए। इसका एडवांटेजेस क्या है, एफिशिएंट होता है, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, क्योंकि जब हम लार्ज सेट के अंदर बनाते हैं तो लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। रिस्क क्या है कि बैच का बैच खराब हो जाता है, इन्वेस्टमेंट हाई होता है, जब भी मुझे लार्ज सेट के अंदर प्रोडक्शन करना होगा इन्वेस्टमेंट हाई होता है, फ्लेक्सिबल हो नहीं पाते हमारी। नेक्स्ट आ जाता है बैच प्रोडक्शन, बैच यानी टुकड़ों में हम बना रहे होते हैं, ठीक है। ये मिड काइंड मॉडरेट वॉल्यूम, जब मेरे पास लो वॉल्यूम भी नहीं और हाई वॉल्यूम भी नहीं, मॉडरेट वॉल्यूम के अंदर मेरे को कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तब मैं बैच प्रोडक्शन के अंदर आता हूँ। ये कंबाइन करता है दोनों के नेचर को। इसका प्रोडक्शन प्लान्ड होता है, फोकस किस पे रहता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, यानी कि लो कॉस्ट के अंदर ये प्रोडक्शन करने को लिए, और मास प्रोडक्शन को भी अचीव किया जा सकता है लेकिन लो कॉस्ट के अंदर इसका मेन फोकस रहता है ना। बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस बना के रखता है, एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में। कॉस्ट इसके अंदर एज कंपेयर टू मास प्रोडक्शन से कम आती है, लेकिन ये एक तरीके का अगर डिसएडवांटेज, वैसे तो इसका कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी बुक के अंदर कह रखा है कि एफिशिएंट कम होता है और इसमें थोड़ा सा स्किल सेट ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और इन्वेंट्री होल्डिंग इसमें ज़्यादा होती है। अब इसका एग्जाम्पल दिया जाए बैच प्रोडक्शन का, तो बैच प्रोडक्शन कहाँ पर होगा, जहाँ पर कुछ चीज़ें बैच में बनाई जाती है। लाइक कि एक कंपनी है जो टी शर्ट बना रही है, ठीक है, तो वो हाई वॉल्यूम में आ गई, लेकिन अगर वो कंपनी कस्टमाइज टी शर्ट बनाती है किसी कंपनी के लिए तो वो बैच के लिए काम करी, यानी 500 टी शर्ट का ऑर्डर है। अब अगला ऑर्डर उसको कब मिलेगा, जब कोई अगला बैच आएगा। उसके बीच में तो इन्वेंट्री होल्डिंग की कॉस्टिंग बढ़ रही है, उसके बीच में टारगेट ऑडियंस भी बढ़ रहा है, उसके बीच में सारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ये डिसएडवांटेज है। और उसमें स्किल्ड भी चाहिए क्योंकि कस्टमाइज उसको प्रिंटिंग चाहिए, है ना, कस्टमाइज। अब यहाँ पर शादी के कार्ड की बात नहीं हो रही कि 1000 2000 5000 छपा है, यहाँ पर टी शर्ट वो कंपनी, अब मान लेते हैं कल TCS कहती है कि हम ये टी शर्ट 5000 टी शर्ट 10,000 टी शर्ट हम बनाएंगे, तो अगला ऑर्डर TCS की जगह विप्रो से आया तो विप्रो की कस्टमाइजेशन होगा ना, तो वो बैच प्रोडक्शन में आ जाता है। तीनों चीज़ें समझ गए, जॉब शॉप, मास और बैच प्रोडक्शन। नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब प्रोजेक्ट में क्या है, प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आता है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी कंपनी का, और उसके नीड के अकॉर्डिंग हम कोई वर्क करते हैं तो प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग आता है। यहाँ पर कोई वॉल्यूम की बात नहीं होती, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, एक तरीके का लार्ज भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम डिपेंड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट होगा। अब जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हमको बुलेट प्रूफ जैकेट की रिक्वायरमेंट है, तो 50,000 का भी ऑर्डर दे सकती है, 500 का भी ऑर्डर दे सकती है ना, और 10,000 का भी दे सकती है, 1 लाख का भी दे सकती है, डिपेंड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट डिपेंड। तो यहां पर प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेरी करता है ईच प्रोजेक्ट में। अब ए कंपनी 500 भी मंगवा सकती है, बी कंपनी 5000 भी मंगवा सकती है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। कुछ प्रोजेक्ट बड़े भी होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट छोटे भी होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, यूनिक प्रोडक्ट होता है, हाई स्किल्ड जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर हाई वॉल्यूम में भी मांग लेता है, लो वॉल्यूम में भी मांग लेता है, तो स्किल्ड हाई होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग भी इसमें इन्वॉल्व होती है। कभी हाई वॉल्यूम, जैसे टाटा स्टील की शीट्स आती हैं, आपको पता होगा, चद्दर, है ना, जिसको चद्दरें बोलते हैं अपन, स्टील की शीट्स को चद्दर बोलते हैं, है ना, ऊपर लगती है। तो कितनी बार जगह मैंने देखा है कि टाटा स्टील अपनी जगह आउटसोर्स कर रहा होता है, अपने ही प्रोडक्ट को आउटसोर्स कर रहा होता है। मतलब वो क्या करता है कि स्टील के चद्दर्स, उनके पैरामीटर्स, उनके क्वालिटी असेसमेंट के थ्रू दूसरी कंपनी से बनवाता है, अपना मार्का लगवाता है और मार्केट में सेल करता है। पतंजलि भी ये काम करता है। ये क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। तो ये कब होगा, जब प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि हमारी कैपेसिटी तो 5000 की, अब एकदम से 70,000 का ऑर्डर आया तब हम मना थोड़ी करेंगे। ग्राहक को कभी जाने नहीं देना, हमेशा याद रखना, बिजनेस कर रहे हो तो ग्राहक को जाने नहीं देना, उसकी व्यवस्था करो, उसको बोलो कि अब पहले क्या होता था, अभी हमारे बाद में, कि ऑपरेशन मैनेजमेंट के नोट्स नहीं मिलते थे बच्चों को, तो बहुत से टीचर्स बोलते हैं अरे छोड़ो, ऑपरेशन मैनेजमेंट में बच्चे ही कम रहते हैं, कहाँ इनके पीछे लगे हो, आनंद छोड़ो, अपन दूसरा HR मार्केटिंग में फोकस करते हैं। और ये फैक्ट बात है, हाँ, ये मार्केट की बात बिल्कुल मैं कहा नहीं, एक भी हो तो उसको जाने नहीं देना, हमारा तो बच्चा है, उसको जाने नहीं देना, भले OM लिया तो क्या हुआ, आगे बढ़ेगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो क्या है कि कॉम्प्लेक्स है और वेल सूटेड रहता है, हाई मार्जिन की जॉब रहती है क्योंकि बहुत ही कम जने होते हैं जो मार्केट में कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, प्लानिंग ज़्यादा चाहिए, एग्जीक्यूशन ज़्यादा चाहिए और बजटेड कंट्रोल ज़्यादा चाहिए और सिग्निफिकेंस रिसोर्सेज होने जरूरी हैं।
क्लियर हो गया? चारों आपको मैंने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं और अपना सब्जेक्ट आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब बस थोड़ा सा सब्जेक्ट और बचा है, थोड़े से 1-2 टॉपिक और बचे हैं। मेरे को पता है आधे घंटे से मुझे सुन रहे हो, लेकिन थोड़ा सा देर और सुन लोगे तो एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कंपेयर्ड। अब सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। अभी तो अपन ने 4 पढ़ लिए, लेकिन 2 बुक के अंदर एक्स्ट्रा एड ऑन में दिए हुए हैं, वो कहना है एडिशन, तो वो उस तरीके से दिए हुए, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग और फ्लेक्सिबल। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग एम्स टू इंप्रूव द प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड रेस्पॉन्सिवनेस टू कस्टमर नीड्स। क्या होती है? सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग कंबाइंस एलिमेंट्स द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट मशीन्स वर्क स्टेशन आर grouped into the small and self-contained cells dedicated to the producing family to the similar product or sub assemblies। अब मैं आपको पहले सेल मैन्युफैक्चरिंग बता देता हूँ। जैसे अभी अपन ने प्रोडक्ट देखा, बैच देखा। सेल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है कि हमने एक जगह डिसाइड कर दी, यहाँ पर 5 प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये एक सेल हो गया, है ना, ये ए सेल हो गया। अब दूसरी जगह मैंने डिसाइड करी, यहाँ पर 3 प्रोसेस होती है, तो ये बी सेल हो गया। अब सेल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हो जाएंगे और डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं वो दूसरी लोकेशन पे हो जाएंगे। तो ये प्लांट और प्रोसेस लेआउट दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है, इसी को ही सेल मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। बस इसके अंदर सेल का मतलब, सेल क्या होता है? हमारी कोशिका। कोशिका क्या, यहाँ पर सेल वो टीवी वाला सेल नहीं है, कोशिका वाला है कि एक के अंदर ही कुछ प्रोटोटाइप हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म होते हैं, तो वो सेल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाते हैं। और फ्लेक्सिबल के अंदर वही अपनी हाइब्रिड वाली है। ठीक है, फोकस हाई एफिशिएंसी एंड द मीडियम वॉल्यूम। हाई एफिशिएंसी क्योंकि यहाँ पर केवल 5 एक्टिविटी हमने अलग कर दी, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनको ग्रुप बना के अलग कर देते हैं। वो जो अलग किया गया है उसको सेल बोल देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको सेल मैन्युफैक्चरिंग बोल देते हैं। अब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग क्या है? हाईली ऑटोमेटेड सिस्टम विद कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल मशीन एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट ऑफर्स द हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसेसिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट व्हाइल मिनिमम चेंज ओवर्स। अब ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके का फिक्स काइंड ऑफ लेआउट होता है। मैं एक कंपनी में था जो मतलब कपड़ा बनाती थी। ठीक है, स्पिनिंग प्लांट आप मान के चलिए, है ना, एमएनसी थी वो कंपनी। अभी नाम नहीं अपन डिस्क्लोज करेंगे यहाँ पर ऑनलाइन, लेकिन एमएनसी थी। तो वो कंपनी 1 मिनट जो उसके मशीन लगती थी निटिंग की, रैपिंग की, वीविंग की, वो मशीन जो लगती थी वो 1 मिनट के अंदर 2 से 3 मीटर कपड़ा निकाल देती थी। ठीक है, ये स्पीड थी। जैसे कि वो हाथ करगा जो आपने गांधी जी वाला देखा है, वैसी वो मशीनें होती थी, ऑटोमेटेड जर्मन मशीन थी। 2 से 3 मीटर कपड़ा 1 मिनट के अंदर आरपीएम पे चलती थी। अब वो जो आरपीएम पे वो चल रही है, 2 से 3 मीटर कपड़ा निकाल रही है, तो वो कहने को तो फिक्स्ड लेआउट है, लेकिन जो नई डिज़ाइन कस्टमर ऑर्डर करता था, जो नया प्रोडक्शन में क्वालिटी ऑर्डर करती थी, वो चेंज हो जाती थी। डायरेक्ट कंप्यूटर में आपने क्वालिटी डाली, प्रोडक्शन की डिज़ाइन डाली और वो मशीन चेंज कर देगी, उसके नीडल्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। वो चीज़ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग में आती है। जब लार्ज वॉल्यूम में हाईली ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ कंप्यूटर ओरिएंटेड कोई प्रोडक्शन करते हैं तो वो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग में आता है। ये भी एक तरीके का कौन सा लेआउट है? अपना प्लांट लेआउट भी कह सकते हो, सॉरी प्रोडक्ट लेआउट भी कह सकते हो और प्रोसेस लेआउट भी कह सकते हो, इसको दोनों ही कह सकते हैं, है ना। यूजुअली इसको प्रोडक्ट कहीं पे जा नहीं रहा, प्रोडक्ट जा रहा होता है सब जगह, तो इसलिए अपन इसको प्रोडक्ट लेआउट में ही बोल देते हैं। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग ये क्या होता है? जब कंप्यूटर ऑपरेटेड सारी चीज़ें बन रही होती हैं, ऑटोमेशन पे सारा काम होता है, तो इसको फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग बोल देते हैं। अब सेल और तो बिल्कुल ही अलग हो गई। सेल भी फ्लेक्सिबल हो सकती है, लेकिन फ्लेक्सिबल सेल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसमें हाई वॉल्यूम के अंदर प्रोडक्ट डेवलप होता है, चेंज ओवर में बहुत कम टाइम लगता है क्योंकि सारी चीज़ें ऑटोमेशन से होती हैं, है ना। और इसके ड्रॉबैक यही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा क्योंकि ऑटोमेशन इसमें ज़्यादा है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहेगा क्योंकि हाईली स्किल्ड ट्रेन लेबर ही उसको वर्क कर सकता है, क्योंकि एक जो मशीन थी लूम की, जो एक मशीन है उस पर 10,000 नीडल होती है, 10,000 सुई। कौन सी में कहाँ धागा टूट जाता था, केवल लेबर ही हाथ से ऐसे लगा के पता कर लेता था कि धागा कहाँ टूटा, और वहाँ पे गिठान मार देता था। और वो गिठान इतनी पतली होती थी कि वो नीडल के आर पार निकल जाती थी। अब ठीक है, कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और स्किल्ड वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। तो एक तरीके का एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया।
अब कौन सी हमको चूज़ करनी चाहिए, सेलुलर करनी चाहिए, फ्लेक्सिबल करनी चाहिए, तो डिपेंड करेगा हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर, बजट के ऊपर, है ना, क्वालिटी के ऊपर, इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करने वाला है। सेलुलर मशीन कब गुड ऑप्शन होगी, जब कंपनी को लो वॉल्यूम के अंदर या मीडियम वॉल्यूम के अंदर प्रोडक्ट बनाना है। फ्लेक्सिबल तभी जरूरी होगी जब हाई वॉल्यूम के अंदर हमको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है। सेल के अंदर तो एक प्रोसेस होगी, फिर सेकंड प्रोसेस में जाएगा, फिर सेकंड के बाद थर्ड प्रोसेस होगी। यहाँ पर तो वो कंटिन्यूस वर्क स्टेशन चालू ही रहता है क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटेड है। अब क्या सर सेलुलर कंप्यूटर ऑपरेटेड नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन बुक के अंदर अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ी सी चीज़ें हैं सारी एक ही हो चुकी है। प्रोसेस, प्लांट, हाइब्रिड, सब कुछ हाइब्रिड वे में अंदर ही चल रहा है। आप किसी भी कंपनी को विजिट करोगे तो हाइब्रिड लेआउट ही आपको देखने में मिलेगा। सिस्टम के अंदर फोकस करोगे तो कहीं पे सेलुलर, कहीं पे फ्लेक्सिबल, हर जगह हाइब्रिड ही देखने, खिचड़ी देखने मिलेगी, क्योंकि हर जना अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है ना। आप किसी भी किराने की दुकान पर जाओगे तो कोई शैम्पू पास में रखेगा, कोई पान बीड़ी सिगरेट पास में रखेगा, कोई वहाँ पर जो डेली यूटिलिटी के आइटम्स होंगे, चिप्स वगैरह के पैकेट, वो वहाँ रखेगा जो उसके नियर बाय होंगे। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा किराने पे कौन सी चीज़ें उसके मेथड के अकॉर्डिंग चल रही है। तो हर जगह हाइब्रिड ही अगर धरातल पे जाते हैं अपन तो, बट ये अपने बुकिश पॉइंट है। तो यहाँ तक अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपने पॉइंट क्लियर कर लिया होगा। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।